बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जिले दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज एक बार मैं फिर एडवोकेट मुस्तफ़ा हाजी के ऑफिस में पहुंचा हूं, तो इनसे हम आज के वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि जो लद्दाख में अभी चल रहा है, करंट सिचुएशन है लद्दाख का, और साथ ही साथ सोनम वांगचुक सर के केस कहां पे हैं, और साथ ही साथ लद्दाख में अभी पॉलिटिकली या सिस्टमेटिकली जो लोकल अथॉरिटीज़ के जो पावर्स है उनको भी रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ रिसर्च स्कॉलर्स के भी काफ़ी मुतालिबे हैं। उन सारों के साथ आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मुस्तफ़ा हाजी सर के साथ। सबसे पहला अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। वालेकुम सलाम। आपका शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपने अपने कीमती औकात में से वक्त निकाला सर। तो हम बिना टाइम ज़ाया किए डायरेक्ट सवाल पे ही आते हैं सर। जो अभी रिसेंट सिचुएशन है लद्दाख का, जो खुसूसन 24 सितंबर के बाद जो हुआ है, क्या आप थोड़ा ब्रीफ कर सकते हैं अभी क्या सिचुएशन क्या चल रहा है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। 24 सितंबर के बाद तो मुझे लगता है पूरे लद्दाख को पता है, पूरे इंडिया को पता है कि 24 सितंबर का जो हादसा हुआ, उस हादसे ने पूरे लद्दाख में एक जिसमें एक माहौल ऐसा बनाया कि एक रंजो गम का माहौल मुझे लगता है अभी भी है। एक सबके दिलों में एक भय सा, कन्फ्यूजन सा है। लद्दाख के पीस के लिए जो माना जाता था, जो खुशहाली के लिए, उसमें एक डेंट सा लग गया है। तो उसके बाद आपको पता है कि इमीडिएटली 26 तारीख को हमारे सोनम वांगचुक साहब को अरेस्ट किया। फिर उसके बाद 70 से मजीद लोगों को, मोर देन 70 पीपल वेर अरेस्टेड, डिटेन किया उनको। तो उसमें बहुत सारे लोगों को अभी बेल हो चुका है, कोई 60 से ज़्यादा लोगों को बेल हुआ, लेकिन फिर भी 13 लोग हैं अभी जिनको बेल नहीं हुआ है। उसमें से कुछ लोगों के बेल रिजेक्ट भी हुए, और 2 हाई कोर्ट उन्होंने हाई कोर्ट में अर्जी डाली है। तो उसके अलावा भी मुझे लगता है कि एक ऐसा एक अनप्रेसिडेंटेड हमारे लाइफ टाइम में, मुझे लगता है लद्दाख की तारीख में बहुत टाइम बाद ऐसा एक हादसा हमें देखने को मिला, जिससे एक रंजो गम का एक माहौल तो है ही है, पर एक सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी भी है कि किस तरह की, क्या इसको नॉर्मलाइज किया जाएगा। इस तरह का जो हालात है अभी भी हम देख रहे हैं। देयर इज डिप्लॉयमेंट ऑफ द सीआरपीएफ, जिसके बारे में हम वायलेंस से पहले भी बोल रहे थे कि सीआरपीएफ की डिप्लॉयमेंट क्यों है। बट अगर एक तरीके से देखा जाए तो हमें ये भी देखते हुए नजर आ रहा है कि सीआरपीएफ को भी इसीलिए शायद लाया गया था कि इस तरह के हालात होने वाले थे। तो ऐसे में एक सीआरपीएफ के प्रेजेंस का ही इट शोज अ सर्टेन साइन, इट इज अ साइन कि यहाँ पे हालात ठीक नहीं है। बिल्कुल सर। और हमारे जिस तरह से टॉक्स में भी कोई फर्दर कोई ज़्यादा डेवलपमेंट है नहीं है, तो ऐसे में एक मुझे लगता है ग्लूमी सा एक हमारे यहाँ सिचुएशन एक बनी है। तो मेरा यही मानना है कि लेकिन लद्दाख जो है वो जिस चीज़ के लिए जाना जाता है पूरे दुनिया में, पूरे इंडिया में, वो उसकी तहजीब के लिए, उसके भाईचारे के लिए, उसके खुसूसन उसके पीसफुल, डिस्पाइट, दिस इज द आयरनी, इसको कहते हैं ना, एक पैराडॉक्स है कि हम बॉर्डर पर रहते हुए भी, जिन्होंने इतने वॉर्स हैं, जिन्होंने इतने वायलेंस देखा 99 के वॉर के शक्ल में, 65 के, हमारे बाप दादों ने, जब से हमारे कोई जनरेशन नहीं जिसने वॉर नहीं देखा होगा। आप और मेरे जनरेशन ने भी 99 का वॉर देखा, और सिमिलरली जो अनफॉर्चुनेट गलवान का हुआ वो देखा हमने, अभी ऑपरेशन सिंदूर देखा। तो एक ऑलरेडी एक कंटेस्टेड एक जगह है जहाँ पे एक वायलेंस से लोग महरूम नहीं है, बट वो वायलेंस हमेशा से पार दुश्मन जो देश है, चाइना है, पाकिस्तान से हमने देखा है। बट पहली बार हमने देखा कि अपने लोग, हमारे खुद की मुल्क की जो सरकार है, उन्होंने हम पे गोलियां चलाई, हमारे 4 लोगों को शहीद किया, और हमारा जो 5वां शख्स था उसने भी इन्हीं के हालात के चलते एक स्ट्रेस में आकर एक सुइसाइड कमिट किया, जो भी मुझे लगता है इट इज़ नॉट लेस देन
किसी की जान जाना मर्डर के से कम भी नहीं है बिल्कुल। मेरे हिसाब से। तो ऐसा एक माहौल बना है जो हमें लगता है, मुझे एज एन इंडिविजुअल लद्दाखी लगता है, एज ए हिंदुस्तान का बाशिंदा लगता है कि ये चीज़ें अवॉइड की जा सकती थी लद्दाख में। बिल्कुल, बिल्कुल। लद्दाख की डिमांड्स को अगर पूरा किया होता है, टॉक सही से होते, तो ना सोनम वांगचुक साहब को अरेस्ट करने की जरूरत थी, ना इतने लोगों को अरेस्ट करने की, ना गोली चलने की। इस वक्त आपको पता है कि जुडिशियल इंक्वायरी भी चल रही है, तो मैं आपको और भी रोशनी डालूं तो जुडिशियल इंक्वायरी में बहुत सारे लोग एफिडेविट दे रहे हैं। बट द पॉइंट इज कि ये सब चीज़ें हमें करने की जरूरत क्यों पड़ी, कि हमें ये इस मरहले पे क्यों हमें पहुंचने की जरूरत पड़ी। तो ये सब रोका जा सकता था। मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो लद्दाख की यूटी का एडमिनिस्ट्रेशन का एक फेलियर है कि वो इन चीज़ों को एंटिसिपेट नहीं कर पाई, इन चीज़ों को रोक नहीं पाई। और लद्दाख जैसे एक जगह में एक ऐसा दाग लगना जो मुझे लगता है अपने आप में एक अफसोसनाक है। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि लद्दाख जैसे एक ऐसे जगह पे जहाँ पे इन चीज़ों का कोई नामो निशान नहीं था, बिल्कुल, बिल्कुल। वो अब चीज़ नॉर्मलाइज मुझे होती हुई नजर आ रही। तो एज ए सिटीजन, नॉट एज अ लॉयर बट एज अ सिटीजन लद्दाखी, जो मैं प्राइड करता हूँ हमारे लद्दाख की एक पीसफुल एक एटमॉस्फेयर को, वो मुझे एज ए लद्दाखी बहुत बॉदर करती है। मुझे बहुत ज़्यादा ये ख्याल आता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक जिसको कहना है कि इंडिविजुअल लेवल पे भी एक बंदा एक फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहा है। सही बात है, बिल्कुल सर। सर अभी आप सोनम वांगचुक के सर जो केस है, सोनम वांगचुक सर के केस है, उनको भी आप क्लोज मॉनिटर कर रहे हो, आप उनके साथ भी गए भी थे, उनके साथ मिल के भी आए हैं। अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या है और सोनम वांगचुक सर का सिचुएशन क्या है, और इस पे आप थोड़ा रोशनी डाल सकते हैं? उनका पिटिशन अभी 8 तारीख को लिस्टेड है सुप्रीम कोर्ट में। तो हमारी एक जिसको कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये है कि बहुत सारे लोग जो अमन पसंद है, जो लद्दाखी की तहजीब को पसंद करते हैं, जो उनकी शख्सियत को मखसूस सोनम वांगचुक के काम से, उनकी कारकर्दगी से जो लोग वाबस्ता है, जो लोग हु नो दैट व्हाट काइंड ऑफ वर्क ही हैज डन फॉर द नेशन, ना सिर्फ लद्दाखियों के लिए, ना खुद के ज़ात के लिए, बट पूरे देश के लिए, जो कि वो लोग समझते हैं। तो इसलिए शायद उनके लिए एक लीगल स्ट्रॉन्ग टीम भी सुप्रीम कोर्ट में इसलिए प्रो बोनो उनके लिए कर रही है। तो मुझे उम्मीद है कि खैर उनका हियरिंग है, उसमें हमने चैलेंज किया है जो ग्राउंड्स पे, आप मतलब हैरान हो जाएंगे कि इस ग्राउंड्स पे उनको एनएसए लगाया गया। उनके वीडियोस को लेकर उनने 100 वीडियोस बनाए हैं, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर को तारीफ किया है, जिसमें गवर्नमेंट की तारीफ की है, और वैसे शख्स जो चीज़ अच्छी लगती है, जैसे हमारे बीजेपी गवर्नमेंट के बहुत सारे काम किया, उनके प्रशंसा की है, उनकी तारीफ की है। जो होता है ही कॉल्स अ स्पेड विदाउट यानी हेजिटेशन। तो ऐसे में एक ऐसे इंसान पर इस वक्त एनएसए लगाकर इनको रखना राजस्थान में, खैर लीगली क्या होगा तो मुझे लगता है वो ज़्यादा टिकेगा नहीं कोर्ट में। बट द पॉइंट जो हमें एड्रेस करने की जरूरत है, जिसको कहते हैं टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, दैट इज दैट एक ऐसे इंसान को उससे गुजरना पड़ना है, और उसके साथ इतने इतने लोगों को जेलों में जाने की जरूरत पड़ी। अभी भी लोग जेल में अभी इस वक्त है। तो ये हालात इस तरह से बनना ही मुझे लगता है अनफॉर्चुनेट है। बट एज फार एज दिस केस इज कंसर्न, उनके केस का जहाँ तक हवाला है, जहाँ तक सवाल है, तो हमें उम्मीद है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी इसकी सच्चाई को देखेगी। तो वो जितने भी केसेस और फैब्रिकेटेड जो बेसलेस केसेस इनके अगेंस्ट है, तो मुझे लगता है इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, ये केसेस भी इनके खिलाफ हट जाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है अगर अगेन कि ये सिर्फ केस कोर्ट में जीतने की बात नहीं है, केस कमजोर होने की बात नहीं है। ये बात है कि ऐसे हालात क्यों बने। क्या इस तरह से एक इंसान जो बिल्कुल पैट्रियोटिक है, जो आर्मी के लिए काम करते हैं, कि इसको इस हालात से गुजरना पड़ना, और इससे कहते हैं ना कि जब प्रोसेस इटसेल्फ इज द पनिशमेंट। कल को अगर गुनाह साबित तो होंगे ही होंगे, वो प्रोसेस इनको एक्सोनरेट करेगी, छोड़ देगी, कोर्ट उनको रिहा करेगी। लेकिन सवाल है कि जो एक प्रोसेस से एक एजुकेटर को, एक इंजीनियर को, जो देश के हमारे आर्मी के लिए काम करती है, जो देश के लोगों के लिए काम करती है, जिसको पूरा वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करता है, पूरी दुनिया उनको जानती है, तो ऐसे लोगों को इस दौर से गुजरना पड़ना ही मुझे लगता है दैट इज मोर बॉदरिंग, वो ज़्यादा मुझे अफसोसनाक है बनिस्बत है कि ये कोर्ट क्या करेगी, डिसीजन क्या आएगा। सही बात है। तो इससे एक बात और भी साफ होता है ना सर, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह से सोनम वांगचुक सर थे, पीसफुली मार्च कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनके जरिए जो यूथ है अभी लद्दाखी, जो आगे आके बात बोलना चाहते हैं, उनके लिए भी तो एक इनडायरेक्ट एक धमकी तो नहीं है कि देखो अभी सोनम वांगचुक सर जैसों के ऊपर अगर इस तरह से एनएसए लग सकता है, तो एक आम मुझ जैसा अगर कोई यूथ आके अगर कुछ बोलने लगे तो उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ केस डाल के अंदर करने का भी चांस है। कहीं ना कहीं ये डराने की तो साजिश नहीं है। जाहिर सी बात है, जो 24 का हादसा हुआ वो किसी के लिए भी, मैं समझता हूँ हमारे गवर्नमेंट के लिए, यूटी गवर्नमेंट के लिए भी आसान नहीं है, और वायलेंस किसी के लिए भी हमारे देश के हित में नहीं है, हमारे यूटी के किसी के हित में नहीं। क्योंकि एक देश, हमारा जो डेमोक्रेसी है वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द होल वर्ल्ड है, जिसमें लोगों की बातें सुनी जाती है। लोग रोज आप दिल्ली में देखते हो जंतर मंतर पे कोई पकड़ के ले जा रहा होता है, कोई बस में डाल के, हर किस खेमे से
हर आइडियोलॉजी से लोग आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। तो ये हमारा एक सिलसिला है, ये खूबसूरत बनाती है डेमोक्रेसी को। लेकिन ऐसे हालात बनना, ऐसे बड़े, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ऐसे एक बड़े आदमी को जो बेगुनाह पूरे दुनिया को पता है, उसके साथ अगर ऐसा होता तो लोग इंटिमिडेट हो जाते हैं। उससे कि आप क्या करते हैं कि आपकी कोई वाहवाही इसमें नहीं है कि आपने लोगों को डराया। बहुत सारे गवर्नमेंट इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं कि हमने लोगों को डरा के चुप करा है, बड़ा चुप्पी आपकी फेलियर है। वो चुप होना, लोगों का ना बोलना, अपनी चीजें इजहार ना करना। जैसे आप घर में भी जब अपने बच्चों को मार पीट के उसको चुप कराते हो तो बच्चा उससे इम्प्रूव नहीं होता है, तो बच्चा उससे और डिटेरेट होता जाता है। वो अपनी जो कमजोरियां बताता नहीं, वो अपनी ख्वाहिशें नहीं बताता, अपनी जो प्रॉब्लम्स नहीं बताता। तो वो एक रिग्रेशन का जो एक सिस्टम है, इट इज मैनिफेस्टेशन ऑफ रिग्रेशन, जो सोसाइटी को और पीछे ले जाती है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है लोग डरे भी हैं और लोगों ने ये भी देखा, और सिर्फ ना डर की बात नहीं है, मुझे ये भी लगता है कि लोगों से उम्मीद गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं लोगों की खत्म हो जाती है। यूटी में अगर एलजी साहब से या चीफ सेक्रेटरी से या डीजीपी के साथ जो लोग अर्जियां लेकर जाते हैं तो किसी उम्मीद से जाते हैं। वो भी हमारे ऑफिस बेरर्स हैं, वो भी हमारे आइन को यहाँ प्रोटेक्ट करने आए हैं। तो उम्मीद जब किसी पे खत्म हो जाता है ना, वो उस बंदे का लॉस नहीं होता जिसने उम्मीद खोया है, वो उस बंदे का लॉस है जिसकी हरकतों की वजह से, जिसके किरदार की वजह से लोगों ने अपनी उम्मीद खो बैठी। और उससे बुरा, if you read about mythology also, if you read about Hindu mythology, if you read about Islam, if you read about Christianity also, ये चीज बहुत खराब। हर स्कूल ऑफ थॉट, हर जिसको कहते हैं ना फिलोसफी, बिलीव्स इन दैट वंस ए पर्सन आपके पास अपनी जो अर्जियां लाता था, आपसे जो अपनी रंजिशें थी, आपसे जो कमी पेशियां जो आपके पास जाहिर करता था, वो बंदा जब करने कम लगता है तो हर किसी में ये इसको देखा गया है कि ये आपकी कमजोरी है, ये आपका लॉस है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि द फैक्ट दैट लोग बोल नहीं रहे हैं, द फैक्ट दैट लोग अपने जो रिजर्वेशंस हैं उनको जाहिर नहीं कर रहे हैं, हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर है और लोगों की फेलियर मुझे लगती नहीं है इसमें ज़्यादा है। बिल्कुल सर। तो साथ ही साथ एक बात ये भी है ना सर, अभी एक तो एक सिस्टेमेटिक रिडक्शन ऑफ पावर्स भी हो रहा है। एलएचडीसी के पावर्स को आप कम करने की बात हो रही है, या 20 करोड़ से ऊपर के जो जितने भी जो टेंडर्स है या जितने भी है वो एमएचए द्वारा आप सेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब से लद्दाख यूटी बना है तब से हम देखते आ रहे हैं कि कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ में अमेंडमेंट करते हुए जो डेमोक्रेसी है उनको अब धीरे धीरे ख़त्म करके एक ब्यूरोक्रेटिक रूल की तरफ या ब्यूरोक्रेटिक गवर्नेंस की तरफ हम जा रहे हैं। तो इस पे आपका क्या राय है सर? ये बड़ा अच्छा थोड़ा सा आपने ये सवाल पूछा। देखिए, जब आप यूटी बनते हैं, हमारे एपेक्स और केडीए की जो बुनियाद है वो इस चीज़ को लेकर है कि लद्दाख जो पहले अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर में वी वर ए पार्ट ऑफ ए स्टेट, और अभी ऐसा स्टेट जिसमें स्पेशल प्रोटेक्शन थी, आर्टिकल 35 था, लैंड प्रोटेक्टेड थे, जॉब प्रोटेक्टेड था, सारा प्रोटेक्टेड था। तो ऐसे में बुनियादी हमारी जो डिमांड है, जो हम स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं, जो 6 शेड्यूल की डिमांड कर रहे हैं, वो इन्हीं चीज़ों को, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स की ही बात करता है, उनकी बुनियाद ही यही है। तो जाहिर सी बात है यूटी जब बनेगा, वैसे भी मेरा ये मानना है कि जब आप यूटी बनते हो वो भी विदाउट असेंबली, जब आपकी लोगों का कोई इख्तिदार नहीं होता है, लोगों की कोई पावर्स नहीं होते, तो आपको वैसे भी सेंट्रली चल रहा था अभी तक। अभी से फॉर्मल वे में पावर्स, जैसे आपने देखा हुआ रिसेंटली हमारे पावर्स को मजीद सेंट्रलाइज किया गया। जो हमारी डिमांड है दिस इज प्रमाइज्ड ऑन द एग्जैक्ट आइडिया ऑफ फेडरलिज्म। और फेडरलिज्म 2 तरीके का होता है, एक होता है डेमोक्रेटिक फेडरलिज्म, यानी लोगों को पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी में राइट्स, ना कि अपने नुमाइंदे चुन के वो लॉ बनाए। और दूसरा होता है, आपने पढ़ा होगा, यू आर ए डॉक्टर योरसेल्फ, कि फिस्कल फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के बड़े सारे मल्टीपल डिमेंशंस होते हैं, डायमेंशन। जैसे फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब है मॉनेटरी टर्म्स में भी हमें फेडरलिज्म में यानी आपको ऑटोनॉमी मिले। जब हम स्टेटहुड की बात करते हैं, असेंबली की स्टेटहुड की बात करते हैं, 6 शेड्यूल के, हम क्या चाहते हैं कि हमारे बजट जो है हम खुद बनाएं, हमारे असेंबली बनाए। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ लोग, जैसे मैंने देखा, कि बोलते हैं कि असेंबली अगर आ गई, स्टेटहुड आ गया तो ले और करगिल का एक इम्बैलेंस हो जाता है। वो इन्हीं चीज़ों को ये समझ नहीं पा रहे कि ये डे 1 से, जिस दिन हमारा यूटी बना उस दिन से आपके पावर्स वैसे ही खत्म हो गए। वैसे भी सेंट्रल जो अभी कहते हैं ना कि जो एलजी साहब जो है उनके पावर 100 करोड़ से ज्यादा अगर होंगे तो सेंट्रल के अप्रूवल चाहिए होता है। डी फैक्टो पहले भी वो अप्रूवल चाहिए होता था, ऐसा नहीं कि वो ऑब्जर्व नहीं करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके सर, बिल्कुल। यूटी का मतलब क्या है? यूनियन टेरिटरी। यूनियन का मतलब क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट। टेरिटरी मतलब उनकी टेरिटरी। यूनियन की टेरिटरी तो आप क्या बोल रहे हैं? अभी सिर्फ फॉर्मलाइज में मजीद तरीके से इसको डेलीगेट किया गया सेंटर को। इससे क्या होगा? इससे वक्ती तौर पर मुझे लगता है जितने भी आपको अप्रूवल आने थे, इसको कहते हैं ना एज, जिसको कहते हैं अप्रूवल के लिए, वैसे भी टाइम लगेगा, वैसे भी डिले चलता है। वैसे भी लद्दाख का शॉर्ट सीजन है, 3-4 महीने का तो मुश्किल से 5 महीने का सीजन होता है, उसमें वैसे भी डिले होना है। अब इससे क्या होगा? एमएचए के अप्रूवल आते आते और भी डिले होना है, इससे मजीद सेंट्रलाइजेशन हुआ है। तो ये होना है,
दिस इज एन आउटकम ऑफ ए यूटी। यूटी का एक गिफ्ट है हमारे लिए जो होना है, मजीद और बजट भी कम मेरे हिसाब से होना है तो यूटी में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो मैलिस जिसको कहते हैं, जिसको हमें एड्रेस करने की जरूरत है। ये नहीं कि आज पैसा कम किया एक डिपार्टमेंट का, एटलीस्ट आपके पावर्स कम कर दिए, बट द पॉइंट इज कि ये जो सिस्टम है उसमें जब लोगों का कहना, लोगों का से नहीं है, हमारे खुद लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है। आपको जब एक असेंबली होती है तो आपका जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर होता है वो पावर सिर्फ पावर के साइड से नहीं होता, वो सिर्फ फाइनेंशियल पावर पे डिवॉल्व होता है। अगर आप आर्टिकल 280 पढ़ेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, टॉक्स अबाउट ऑटोनॉमी, फिजिकल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट एंड फाइनेंशियल, और बाकी जो हमारे छोटे बॉडीज जैसे हमारे आपके एलएसडीसीज हैं, जो छोटे छोटे बॉडीज हैं डिसेंट्रलाइजिंग का, जो 3 टायर इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स की बात करता है। किसकी? फिजिकल की, कि उनको ऑटोनॉमी कितनी होगी। आपको याद होगा हमारा यूटी बनने से पहले जो हमारे काउंसिल का जो बजट होता था वो कैरी फॉरवर्ड होता था, है ना। अभी वो भी खत्म हो गया, यानी जो पैसा था वो हम यूज कर सकते, यूटिलाइज कर सकते थे, वो अब वो ये हो गया, नॉन लैप्सेबल हो गया, है ना। अब लैप्सेबल हो गया, लैप्स चला गया। तो ये छोटे छोटे है ना, आपको दिख रहा है इंडस्ट्रियल एरिया का जो हमने एपेक्स बॉडी ने जो हमने इसमें अपनी वो रिजर्वेशन दिखाए थे, वो भी इन ए वे दीज ऑल साइंस ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो यूटी में होना है। तो इसलिए हमारी जो डिमांड है, हमारी असेंबली की स्टेटहुड की जो डिमांड है, 6 शेड्यूल की डिमांड है, वो इन्हीं पैमाने पे इसी चीज़ों को कर्व करने के लिए, काउंटर करने के लिए, इन्हीं चीज़ों के लिए बनी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर साथ ही साथ एक और भी है सर, जो अभी लद्दाख यूनिवर्सिटी का जो रिक्रूटमेंट जो रो चल रहा है, एक तो कॉन्ट्रेक्चुअल्स पे भी उन्होंने लोकल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया था, और बाकी हाँ एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये भी है कि वहाँ पे ऐसी बात भी नहीं है कि हमारे स्टूडेंट्स नहीं है, हमारे स्कॉलर्स ने पढ़ा रहे हैं, बट जितना होना चाहिए था, जितना लद्दाखी स्कॉलर्स को वेटेज दे के या उनको प्रेफरेंस दे के लेना चाहिए था, और जो अभी 2025 के जून में अभी हमारा जो रिजर्वेशन जो लॉ भी आया उनको भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। अभी जो हो रहा है कि दिसंबर में फिर से वो जो 2019 का जो रिक्रूटमेंट था, कुछ आसामीज को पूर्ण करना था, वो अभी वो फिर से पहली बार चला रहे हैं। लद्दाख में पहली बार गेजेटेड पोस्ट रिक्रूट कर रहे हैं। लेकिन वो जो अभी के जो न्यू जो रूल्स आए हैं लद्दाख में, जो लागू हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, एमएचए द्वारा जो अप्रूव करके आया है, उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। और जो इसमें जो बाकी जितने भी सारे इंडिया के दूसरे जो स्टेट से जो एसटीज आएंगे, वो भी साथ में ही लद्दाखियों का ही कम्पीट करेंगे। तो ऐसे में लद्दाखियों का तो वहाँ पे जो चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, बहुत ही कम है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? इतना अप्रूवल मिलने के बाद भी लद्दाख यूनिवर्सिटी इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर रही है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हमारे लोगों को आपके ज़रिए से फिर से एक बार आगाह करना चाहता हूँ कि जो लद्दाख में हमारे एपेक्स और केडीए की जो डिमांड 4 पॉइंट एजेंडा है, उसमें जो चौथी डिमांड थी, 4th जो डिमांड था, हमारा रिक्रूटमेंट को लेकर था, गेजेटेड पोस्ट को लेकर था। इसके चलते ही ये सब गेजेटेड रिक्रूटमेंट वगैरह हो रही है। हमारे लोग जल्दी भूल जाते हैं कि रिक्रूटमेंट क्यों हो रहा है। डोमिसाइल लॉ जब आपको याद होगा 27 मई में, जब ये अप्रैल में जब हमारा ये मीटिंग हुआ, उसके बाद जो हुआ उसमें क्लियर कट कहा गया कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो प्रोस्पेक्टिवली लद्दाख में इंप्लीमेंट करना है। हमारा फाइट ये है, अभी तक हमने अचीव, जिसको कहते हैं लद्दाख बोलते हैं एपेक्स और केडीए ने क्या किया, हमारे स्टेटहुड का 6 शेड्यूल का डिमांड पूरा क्यों नहीं हो रहा है। बट इन द मीन टाइम हमारे होम मिनिस्ट्री की कंसेंसस के साथ हमने ये चीजें अचीव की है कि रिजर्वेशन 35+ किया है। तो इससे मानी क्या है कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी, जिसको आपको याद भी होगा, मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे लोगों ने एक वक्त 2019-20 में ये इशू उठा था कि जो 1989 का जो रिजर्वेशन एक्ट है, उसमें काफी सारे ट्राइब्स, 8 ट्राइब्स के अलावा सिप्पी, गद्दी, पहाड़ी और गुजर बकरवाल को भी उसमें रिकॉग्नाइज किया गया था। बट पोस्ट 2019 यानी 2019 के बाद वो एप्लीकेबल जम्मू एंड कश्मीर में भी नहीं है लद्दाख के केस में। और जो लद्दाख में जो 4 ट्राइब्स जिसकी बात करते हैं, पहाड़ी, गुज्जर, पहाड़ी तो खैर अभी आ गया, गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और सिप्पी, वो हमारे लोग कंफ्यूज करते हैं। जिसमें मुझे याद है सेक्रेटरी जो थी एजुकेशन के उस टाइम पे, हमारी लद्दाख की मैम थी, जिनको मुझे आई एम सो सॉरी, उनका याद मुझे नाम नहीं आ रहा, बट उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देके कहा था कि ये जो 4 ट्राइब्स का यहाँ पे जिक्र है, उनको हम अलग कर रहे हैं, अलहदा कर रहे हैं। इसमें हमने होम मिनिस्ट्री को ऑलरेडी लिखा है, क्योंकि कंट्रोवर्सी पहले भी हुआ है। तो उसमें मल्टीपल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी है, मरी सिंह का जजमेंट है, बीर सिंह का जजमेंट है, जिसमें क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी ट्राइब जहां रहता होगा वो वहां एप्लीकेबल होगा, उसको ट्राइब का रिजर्वेशन का बेनिफिट वहां मिलेगा। यहाँ तो गिद्दी सप्पी है नहीं है, यहाँ तो ना गुजर बकरवाल है ना, तो इसलिए वो वैसे भी रिजेक्टेड है। बट
पोस्ट 2025 इस मई में 27 मई के बाद वो रिजर्वेशन रूल लद्दाख में एप्लीकेबल है, यानी लद्दाखी लोगों को रिजर्व करना है पोस्ट, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल है। तो मैंने ये भी देखा कि हमारे बहुत सारे आउटसोर्सिंग के नाम पर बहुत सारे बाहर के लोगों को, मेरे पास बहुत सारे लोग अभी आए थे, वो भी इलीगल है, हमें उसमें भी कार्रवाई करनी। तो हमारी जो मुआहदा गवर्नमेंट के साथ हुआ है कि रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है लद्दाख में प्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल हो चुका है ऑलरेडी। तो ऐसे में अगर यूनिवर्सिटी उस लॉ को अगर ब्रीच करती है, और मैंने ये भी देखा है कि उसमें ऑलरेडी सब जुडिस है मैटर, तो ये इलीगल है। देयर शुड बी एन इंक्वायरी अगेंस्ट द वाइस चांसलर एंड अगेंस्ट दिस रिक्रूटमेंट दैट इज बीइंग डन। और मुझे लगता है, क्योंकि मुझे एक्चुअली पूरा नॉलेज नहीं है, बट इफ दीज रूल्स आर नॉट बीइंग फॉलोड, द रिजर्वेशन पॉलिसी इज नॉट बीइंग फॉलोड, अगर रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो नहीं हो रहा है और बाहर के ट्राइब्स को अगर आप अलाउ कर रहे हैं तो दैट इज इलीगल। अब शर्त यह है कि ये यूनिवर्सिटी किस टाइप की यूनिवर्सिटी है, क्या एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी में, उसमें भी क्लैरिटी नहीं है। तो ऐसे में अनलेस ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर्ड, तब तक मुझे लगता है अगर रिक्रूटमेंट अगर होता है जिसमें हमारे लोगों को प्रायोरिटी नहीं मिल रही लद्दाख के, तो मुझे लगता है इलीगल है। वो कोर्ट में भी चैलेंज करना चाहिए और हम भी इस मुद्दे को उठाएंगे होम मिनिस्ट्री के साथ। मुझे हमारे आई एम श्योर हमारे एपेक्स और केडी की जो लीडरशिप है उनको भी उठाएगी। तो कोई भी रिजर्वेशन में हमारे लद्दाखियों को अगर प्रेफरेंस नहीं मिल रहा है दैट इज इलीगल, इंक्लूडिंग जो हमारे अभी तक इनने जो ये आउटसोर्सिंग के नाम पे बहुत सारे लोगों को लाया है, और आउटसोर्सिंग एजेंसीज को कश्मीर में कोई रैंडम एजेंसीज को उनका जो क्लियरिटी नहीं है कि किस बेसिस पे आपने रिक्रूटमेंट एजेंसीज को दिया है, क्या टेंडर हुआ है, उन सब में कोई ट्रांसपेरेंट अगर वेबसाइट पर नहीं होगा। इनके वन ऑफ द सेक्रेटरीज को हमने पहले भी एक हमारे लोगों ने दिया है एक रिप्रेजेंटेशन, अगर उसमें कोई कार्रवाई नहीं होता तो सेक्रेटरी शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल कि इसमें आप रिक्रूटमेंट जो आउटसोर्सिंग एजेंसीज को दे रहे हो कैसे दे रहे हैं, उसमें आपने क्या फॉर्मूला यूज किया, और everything related to employment under article 14 as well as under article 16 everything should be transparent। यानी पब्लिक डोमेन में हर चीज होना चाहिए, क्योंकि बुनियादी फंडामेंटल राइट है लोगों का। तो मुझे लगता है माई सिंपैथी आई एम इन फेवर विथ ऑल द जो हमारे स्कॉलर्स हैं, उनके स्कॉलर्स की मैंने देखा था, प्रेसिडेंट साहब भी कुछ दे रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं समझता हूँ कोई भी अगर इसमें लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है तो उसमें हमें सवाल करने की जरूरत है। और यूनिवर्सिटी से मैं गुजारिश करूँगा जो वाइस चांसलर है उनको इस पर क्लैरिफाई करना चाहिए विदाउट बिफोर डूइंग द रिक्रूटमेंट। यानी कि रिक्रूटमेंट के बाद बोलेंगे हमने ये किया वो किया, उससे पहले उनको इस पर क्लैरिफाई करना चाहिए सो दैट क्लियर हो, क्योंकि हमें उनकी भी बात सुनने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक उनकी तरफ से कोई इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया। तो मैं गुजारिश करता हूं आपके माध्यम से कि उनको भी क्लियर करना चाहिए। ओनली व्हेन एवरीथिंग इज क्लियर्ड, ओनली व्हेन की ट्रांसपेरेंट मैनर में इसको प्रॉपर्ली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अगर फॉलो हुआ तो प्रॉपर्ली जब तक इसको बताते नहीं तब तक इसको रिक्रूटमेंट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। थैंक यू सो मच सर। तो लास्ट में आपसे यही एक लास्ट में जो हमारे जो रिसर्च स्कॉलर्स है या लद्दाखी यूथ अभी काफ़ी डेस्परेट है, और साथ ही साथ हमने पहले डिस्कस भी किया कि गवर्नमेंट के साथ एक मायूसी का माहौल है, तो उन सारे यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैं सबसे पहले तो ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो जिस दौर से लद्दाख गुजर रहा है ऐसे में लोगों को ज़्यादा दिल छोटा करने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारी टॉक्स मिनिस्ट्री के साथ चल रही, होम मिनिस्ट्री के साथ। मुझे हमारी लीडरशिप पे भी भरोसा है, लद्दाख के अवाम पे भी भरोसा है। कोई भी लद्दाखी नहीं चाहता कि उसमें कोई वायलेंस हो लद्दाख में। हम सब की कोशिश रहती है। आपको पता है जुडिशल कमीशन की भी इंक्वायरी चल रही है। मुझे उम्मीद है कि जुडिशल कमीशन में जिन लोगों ने गोलियाँ चलाई हैं, अगर ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ है, CRPF का लाना, यहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट करना, 453 जो ट्रेनिंग दे रहे थे इनको ले पे लाना, इन सब में एक निष्पक्ष एक उस पर एक आउटकम मुझे लगता है आएगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है कि वायलेंस से हमें हर किसी को दूर रहना जरूरी है। यह सिर्फ गवर्नमेंट की एक पॉलिसी नहीं होती है कि हम बोल रहे हैं कि पीस बनाओ, हमें लोगों की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम चाहते हैं कि जो हादसा 24 का हुआ जिसने लोगों की जानें चले गई, जिसकी वजह से इतने सारे लोग चले मतलब जेल चले गए, जख्मी हुए। आपको ये भी मैं बताता चलूँ 50-60 लोग अभी भी जख्मी हैं जिनके लिए हम कलेक्शन कर रहे हैं। तो आपके लोगों की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी तरफ भी देखें। आप सिर्फ एपेक्स और केडीए को और LBA को सामने रख कर ये मत सोचे कि सिर्फ यही लोग करेंगे। आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसमें फंडिंग करनी हो, कुछ पैसा 50-500 रुपये ही डोनेट करना हो। हम सबको एज ए सोसाइटी इस चीज से हम गुजर रहे हैं। हमारी लीडरशिप भी इस वक्त बहुत नाराज है, बहुत परेशान है। तो हम सब कोशिश करें, और मुझे उम्मीद है हमारे होम मिनिस्ट्री से भी कि हमारे इस हल का जो हमारे स्टेटहुड का जो हल है लोगों को एम्पावर करने का, क्योंकि ये सब एम्पावरमेंट की ही मुद्दे से सारा जुड़ा है। क्या आपका रिक्रूटमेंट का लेकर हो या आपका फाइनेंशियल डिवोल्यूशन जो पावर, अभी फाइनेंशियल जो पावर कम किए गए जिसको लगता है कम किए गए, या अदरवाइज जितने भी इश्यूज हैं, सेक्रेटरीज का ब्यूरोक्रेटिक एक रूल लद्दाख में है इस वक्त, उन सबको कम करने के लिए हमारे लीडरशिप की कोशिश है। तो मुझे उम्मीद भी होम मिनिस्ट्री से कि हमारे जो आगे वाले टाइम है, हमारे जितने डिटेनिंग्स हैं उनको अनकंडीशनली इनके केसेस विड्रॉ किए जाए। जो लोग अभी जेल में हैं, जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि केस खत्म हो गए, बेल पे बाहर है, कंडीशनल बेल पे बाहर है, उनके खिलाफ सारे केसेस खत्म होने चाहिए। तो लाहौर पूरे आपने देखा होगा
अलावा डिफेंस के इतने एक्सपर्ट्स हैं जो इस पे कमेंट कर रहे हैं। आई एम श्योर कि होम मिनिस्ट्री में बहुत सारे लोग इस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि ऐसा हादसा लद्दाख में एज ए कंट्री, हम एज ए नेशन हम इसको एफोर्ड नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों पे गौर हो और लद्दाख में जो एक पीस है वो बरकरार हो। जो हादसा है 24 का, हम इसको एक बुरे सपने की तरह हम पीछे छोड़ के एक अच्छा एक मुस्तकबिल लद्दाख के लिए बनाएं और ऐसे हादसे लद्दाख में ना जिसमें हमारे यूथ को हमें खोना पड़े, जिसमें हमारे लोगों को, इस माओं को रोना पड़े, घर वालों को उनके मातम हो। ऐसा हादसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए जिससे कोई भी, ये हमारे देश के हित में भी नहीं है, हमारे लद्दाख के हित में भी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है, मैं आई ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। ऐसी चीज़ें मुझे लगता है आपको हमेशा से एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच लेना चाहिए। जो हुआ उसको रिपीट नहीं होना चाहिए। हमारे यूथ को भी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। जो पढ़ाई वो कर रहे वो करते रहना चाहिए। और कोई भी ऐसी चीज़ें होती जहाँ पर रिक्रूटमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो तो हम चाहते हैं हमारे पूरे अवाम एक साथ आके आवाज़ उठाए, तो किसी के साथ भी इनजस्टिस ना हो। तो मेरा पैगाम यूथ के लिए स्पेशली खुसूसन यही है कि आप छोटे से अपने एक जॉब को लेकर, जो आपका है तो अनएम्प्लॉयमेंट ही है, बट उसमें जैसे कहते ना कि आपको उम्मीद नहीं खोना चाहिए। मुझे लगता है टाइम हर किसी का एक मतलब एक वक्त आता है जब अल्लाह ताला ने रिज़्क लिखा तो मिलता है। और आपको ऐसे नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर नहीं लाना और पढ़ते रहना है। जब तक हम एजुकेट नहीं होंगे, लद्दाख की सोसाइटी मुझे लगता है एजुकेशन की पामेंट में 80% लिटरेसी तो होगी, बट अदरवाइज हमें बहुत सारे लोगों की यूथ की जरूरत है जो कंट्रीब्यूट करे, इंटेलेक्चुअली कंट्रीब्यूट करे। आप लेख लिखें, लद्दाख के हालात के बारे में लिखें, तो हमें लद्दाख को एक ओवरऑल एक सक्सेसफुल सोसाइटी बनाने के लिए जिस बंदे के पास रोजगार नहीं भी है उसकी भी जरूरत है, वो अपना एक कंट्रीब्यूशन एक कमेंट के जरिए भी जो करता है, तो मुझे लगता है एक माहौल बनाने में हमारा ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। जस्ट बिकॉज एक बुरा हादसा हुआ उससे हम पूरे उम्मीद खो बैठे या लद्दाख के फ्यूचर को इसी तरह से देखें, मुझे लगता नहीं वो सही है। हमें एक पॉजिटिव अप्रोच में, लद्दाख ने भी बहुत सारे जंगें देखी हैं, हमारे देश के फौज यहाँ पे शहीद हुए, हमारे लोग शहीद हुए, लेकिन फिर भी लद्दाख हर बार उभर के आता है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं यूथ से भी मेरे आवाम से भी उम्मीद है कि हम इस डार्क एपिसोड जो हमारे 24 को हुआ उसके बाद अभी एक जिसको कहते हैं ना एक एब एंड फ्लो जो होता है, एब जो होता है एक जिसमें बुरे दौर से जो गुजर रहा है, मुझे लगता है ये दौर भी ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है लद्दाख के हालात साजगार होंगे और हमारी जो डिमांड्स है वो पूरे किए जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने अपने कीमती औकात में से वक्त निकाला और उम्मीद है कि हमारे यूथ अब इसी तरह जो आपने अभी कहा उनके कहे हुए आपकी कहे हुए बातों पे अमल करेंगे और उम्मीद का दामन नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों इसी पर आज की वीडियो को इख्तिताम करते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।